हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। चलिए हमारा आज का जो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से 5 ईयर प्लान्स जो थे 2012 से 17 तक। 12वां 5 ईयर प्लान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब 12 से 17 तक पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, ये लास्ट थी, 17 तक खत्म हो गई। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई। आपको अच्छे से मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पर योजना आयोग खत्म हो गया, यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। तो अब नीति आयोग क्या लेकर आया, फिर जो है भारत में अभी योजना का क्या चल रहा है, योजनाएं किस तरह से हैं। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में क्या चल रहा है, जो नीति आयोग की 5 ईयर प्लान की जगह पर, जो पहले योजना आयोग का 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसकी जगह पे 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट एक तो वो लागू किया गया है कि आने वाले 15 साल में भारत कैसा होगा। 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय जो है एक्शन एजेंडा जो है प्रस्तुत किया गया है। तो ये तीन चीजें भी जो है नीति आयोग ने पेश की हैं और इस पे भी नीति आयोग काम कर रहा है। उसके अलावा आपके लिए इंफॉर्मेशन है सभी के लिए, अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे फोन नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के, और यहाँ पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जिस बुक से आप पढ़ा रहे हो, जिस बुक से आप जो है ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, हमें यही बुक चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप ये वीडियो, ये जो लेक्चर है, अगर आप ये एप्लीकेशन पर देख रहे हो, तो आप व्हाट्सएप करके भी इस बुक का जो लिंक ले सकते हो। बुक लिंक से आप लोग जो बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है गरीबी। पिछला हमें सारा जो हमने किया था याद हो गया, हमें क्या क्या किया था। आज हम पढ़ेंगे गरीबी के बारे में। तो गरीबी होती क्या है। गरीबी या निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गरीबी। तो गरीबी की डेफिनेशन हमने देख ली कि जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो उसको क्या बोलते हैं, गरीब, या वो गरीबी की स्थिति होती है। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष या फिर निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे इस लेक्चर में कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, ये प्रतिमान क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पर सापेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी होती क्या है। देखिए, ये होता है रिलेटिव। अगर आपको ये सापेक्ष नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे समझिए, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव क्या क्या मतलब है, दूसरे से संबंधित। मतलब एक इंसान की इनकम 100 रुपए है और दूसरे की 1000 रुपए, तो ये इंसान इस इंसान से गरीब है क्योंकि इसकी इनकम कम है, और इसके पास उस इसकी इनकम के हिसाब से ही इसकी जो मूलभूत सुविधाएं होंगी वो ये अफोर्ड कर पाएगा, तो ये इससे गरीब है। हालांकि ये शायद जिसकी इनकम 10 रुपए है उससे ये अमीर हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी या फिर रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। अब देख सकते हैं 10 रुपए इनकम है, 100 रुपए इनकम है, और यहाँ पर 1000 रुपए इनकम है, तो ये इसकी विषमता है कि इनमें कितना डिफरेंस है। इसे मापने हेतु सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो दो मेथड्स हैं सापेक्ष गरीबी या फिर रिलेटिव पॉवर्टी को मापने के। कौन कौन से, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणनाक। अगर आपसे कोई सीधा डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ ले एग्जाम में कि लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है, तो रिलेटिव पॉवर्टी को मापने से, या फिर गिनी गुणनाक का संबंध किससे है, रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी को मापने से। ठीक, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणनाक दोनों ही आय की विषमता की माप से संबंधित हैं कि किसी भी एक ग्रुप ऑफ पर्संस, मतलब दो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं या दो इंसान हो सकते हैं, कि दोनों की आय में कितना डिफरेंस है, कितनी विषमता है। तो इसके लिए लॉरेंज वक्र या फिर गिनी गुणनाक का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए, लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने तथा गिनी गुणनाक को 1912 में कोरडो प्रेडो गिनी, जो कि इटली से संबंधित है, ने विकसित किया था। तो ये दोनों का कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि लॉरेंज वक्र किस वर्ष बनी, जो है जिसका जो बताया गया था इसके बारे में, और गिन्नी गुणांक को 1912 में विकसित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉरेंज वक्र का संबंध 1905 से है, जो कि मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा
वो तो आप नाम से समझ ही जाएंगे, लेकिन ईयर याद रखना जरूरी है। 1905 लॉरेंस वक्र और 1912 जो है गिन्नी गुणांक, याद रहेगा आपको। दूसरी तरह की कौन सी होती है? निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष क्या होती है? एब्सोल्यूट, मतलब किसी चीज के बारे में डिफाइंड हो कोई चीज, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें क्या होता है? सरकार डिफाइन करती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आपने देखा होगा एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब हर एक स्टेट ने, हर एक राज्य ने अपनी अपनी बीपीएल की सीमा रखी हुई है। किसी ने 1.5 लाख रुपए पर मंथ रखा हुआ है, सॉरी 1.5 लाख रुपए पर ईयर पर एनम। अगर किसी परिवार की इनकम 1.5 लाख रुपए सालाना है तो उसको बीपीएल परिवार रखा जाएगा, उसको माना जाएगा। और किसी परिवार की इनकम, किसी स्टेट में किसी परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए, तो उसको जो है बीपीएल परिवार का दर्जा दिया जाएगा। तो बीपीएल परिवारों के लिए कुछ सरकार की स्कीम्स होती हैं। क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि सर ये बीपीएल या एपीएल क्यों डिफाइन करते हैं? भाई बीपीएल परिवारों को सरकार की कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ परियोजनाएं होती हैं, उनके तहत इनको फायदा मिलता है। एपीएल के अंदर जो आते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, उनके लिए कुछ अलग स्कीम्स होती है, कुछ अलग योजनाएं होती हैं, तो उनका उनको फायदा मिलता है। तो इस तरह से तभी सरकार जो है निरपेक्ष गरीबी इसके बारे में जानती है और लोगों को अलग अलग डिफाइन करती है। गरीबी की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु कि रियल में कितने लोग गरीब हैं, न्यूनतम आवश्यकता मानदंड का प्रयोग किया जाता है। निर्धारित किए गए, अब ये न्यूनतम आवश्यकता मानदंड क्या है, अभी मैं बताता हूँ। निर्धारित किए गए इस न्यूनतम उपभोग मानदंड को निर्धारित रेखा कहते हैं। भारत में गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो आप समझ गए कि भारत के अंदर अगर गरीबी की माप करनी है तो किससे होती है? निरपेक्ष प्रतिमान, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये आपको याद रहेगा कि भारत के अंदर किस तरह की पॉवर्टी, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये बीपीएल परिवारों के लिए ये परियोजना है, अभी एपीएल परिवारों की गिनती हो रही है, तो ऐसा कुछ आपने सुना होगा, अपने आसपास देखा भी होगा। एक और जो है गरीबी मापन की विधि होती है जिसको क्या बोलते हैं? हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड, इसका संबंध किससे है? हेड काउंट मेथड का, तो इसका संबंध भी गरीबी मापन से। गरीबी को मापने की एक विधि होती है हेड काउंट मेथड, गरीबी मापन की विधि। सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हेड काउंट मेथड का संबंध किससे है, या हेड काउंट काउंट मेथड इज रिलेटेड टू, तो पता होना चाहिए कि पॉवर्टी। ठीक, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए। भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास, तो भारत के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद गरीबी को निर्धारण करने के लिए या इसकी माप करने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस पुस्तक में किस चीज के बारे में जो है वर्णन दिया गया है? तो पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा की प्रस्तुति की गई थी। अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था कि भारत के अंदर गरीब लोग रहते हैं, उनकी जो है जनगणना की जाए और उनके बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। उसके बाद योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए वर्ष 1989 में प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत मायने रखता है ये नाम, प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे? डीटी लक्कड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी मापन से। तो जो डीटी लक्कड़वाला की समिति थी इसका संबंध किससे है? गरीबी मापन से। गरीबी को मापने के लिए 1989 में, ये वर्ष भी पूछा जाता है कि डीटी लक्कड़वाला की समिति जिसका संबंध गरीबी मापन से था वो किस वर्ष लाई गई थी या गठित की गई थी? तो 1989 में। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है और याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन के हेतु सुरेश तेंदुलकर, ये दूसरा नाम है जो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में सौंपी। तो भाई सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन कब हुआ था? 2005 में। और इसका संबंध किससे है? भारत में गरीबी के आकलन से, गरीबी को मापने से। तो दो नाम याद रखने हैं, डीटी लक्कड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति। दो नाम याद हो गए? आई होप अब तक आपको याद हो गए होंगे, नहीं तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। और एक और हैबिट डेवलप कर लीजिए,
एक लेक्चर मान लो आपने आज देखा है, तो 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन इस लेक्चर को रिवाइज जरूर कर लेना। हमारी एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर भी एक ऑप्शन आता है 1.25, मतलब क्या होता है, जो आपकी स्पीड है वो 1.25 हो जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, 30 मिनट का लेक्चर है, तो अगर आप स्पीड को ये सवा गुना कर देंगे तो ये लेक्चर आपका 22 मिनट में खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसको 1.5 गुना कर देंगे, फास्ट कर देंगे, तो लेक्चर आपका 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मतलब आपको रिवीजन करने की हैबिट डेवलप करनी है। जब आपको चीजें रिवीजन करने की हैबिट हो गई, तो चीजें आपको याद रहने लग जाएंगी, और जब आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलने लग जाएंगे। फिर आपको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जाम देकर आएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, इस बार मैं पढ़ के गया था या पढ़ के गई थी और मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम याद रखेंगे। जून 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब 3 नाम हो गए, पहला डीटी लकड़वाला, दूसरा सुरेश तेंदुलकर और तीसरा सी रंगराजन। ईयर याद रखेंगे आप लोग, फिर से एक बार याद करवा देता हूं। 1989, 2012 और यहां से पहले एक बार 2005। ये 3 ईयर हैं, डीटी लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। ये तीनों को मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, और तीनों का ही संबंध गरीबी के निर्धारण से, गरीबी के मापन से किया गया था। और कई बार क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर को टफ बनाना हो क्वेश्चन, तो क्या पूछता है, सी रंगराजन समिति जो कि 2012 में गठित की गई थी गरीबी निर्धारण के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की, तो भाई 2014 के अंदर। अगर बहुत ही टफ पूछेगा तो ये पूछ सकता है, इससे टफ वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। ठीक, रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग व्यय वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे माना है। मतलब रंगराजन समिति ने बीपीएल की जो है एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी कि गांव के अंदर अगर कोई आदमी 972 रुपए प्रति व्यक्ति एक महीने के अंदर, अगर कोई गांव के अंदर कोई एक व्यक्ति है 972 रुपए एक व्यक्ति एक महीने में खर्च करता है, इससे कम खर्च करता है, तो वो आदमी या औरत बीपीएल श्रेणी के अंदर आ जाएगी। और शहर के लिए यह जो सीमा है 1407 रुपए डिफाइन की गई है। समझ आया आपको, याद रहेगा, इजी था। उसके बाद जो चीजें यहाँ पर नहीं लिखी हुई तो आपको अभी नोट करनी है, वो क्या है, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और मैं कुछ चीजें यहाँ पर नोट डाउन करवा सकूं। लोग जो है नोट डाउन करेंगे। एक नाम आता है अरविंद पनगड़िया फोर्स। क्या नाम आता है, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। अब नाम सुनने में क्या लग रहा है कि किसी फोर्स का गठन किया गया, लेकिन ये जो अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स थी, ये किस लिए गठित की गई थी, ये गरीबी के निर्धारण से संबंधित की, गरीबी के बारे में। ये जो बीपीएल एपीएल सी रंगराजन समिति ने बना दिया है, ये जो है इससे आगे की बात तो वो किसने की, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, जिसका गठन 2015 में किया गया था, क्योंकि इस रिपोर्ट आने के बाद, ये 2014 में रिपोर्ट दी गई थी और 2015 में अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट का नाम बहुत जरूरी है। क्या नाम है रिपोर्ट का, रिपोर्ट का क्या नाम है, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम क्या रखा गया, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले, इसका पूरा नाम देख लीजिए, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स, क्रिएटिंग जॉब्स एंड, ये आप नोट कर लेना बच्चों, एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम्स। ठीक, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स गरीबी से संबंधित है, 2015 में इसका गठन किया गया। और एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम्स, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि अगर पॉवर्टी को खत्म करना है, जॉब्स क्रिएट करो, लोगों को रोजगार दो, उनको स्ट्रेंथन करो, और सोशल प्रोग्राम, उनको पैसा दो, सोशली उनको जो है वेल सेटल्ड करवाओ, ताकि गरीबी को खत्म किया जा सके। तो ये
आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी इसके बारे में। और आगे चलते हैं। तो अब सरकार इसमें क्या कर रही है, ये रिपोर्ट सरकार ने बना दी, वो हमने देख लिया। अब गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजनाएं, तो सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं गरीबी को दूर करने के लिए। तो उन योजनाओं के बारे में देखते हैं। फर्स्ट योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मतलब खाने के लिए भोजन, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले तथा वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उससे क्या है, लोगों को खाने के लिए जो है भोजन वो मिल सके, उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे कि वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आगे देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी, अर्थात लगभग 2/3 आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्राप्त किया गया। तो शहर में कितने लोग थे, 50%, और गांव से 75%। क्योंकि आपको पता है गरीबी गांव में ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां रोजगार के जो है कम, रोजगार कम होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, कृषि होती है, खेती होती है। और उससे कितना रोजगार पैदा होता है, कितना रोजगार जनरेट होता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, वो आप सब समझते हैं। अगर आप लोग थोड़े से, मतलब कि आप दुनिया में रहते हैं, आपने थोड़ा देखा होगा कि कृषि में इतने ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और मिलता भी है तो सिर्फ अनपढ़ लोगों को, या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही रोजगार मिल पाता है, पढ़े लिखे लोगों को कृषि के अंदर रोजगार नहीं मिलता। और रोजगार जो है शहरों में मिलता है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री होती है, ऑफिस होते हैं, तो वहां पर जॉब्स होती है। इसलिए यहाँ पर शहरी आबादी का 50% और ग्रामीण आबादी का 75% कवर किया गया। दूसरी योजना है वो है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की शुरुआत 2000 के अंदर की गई थी। 1 करोड़ अति निर्धन, बहुत गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। तो कितने करोड़ परिवार, 1 करोड़ परिवार जो है टारगेट किए गए थे, ये पूछा जा सकता है। शुरुआत 2000 में की गई थी, ये भी याद रखना, ये दिसंबर नवंबर इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई 2 लाइन्स में पूछ ले क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इसमें अति निर्धन 1 करोड़ परिवारों को जो है खाद्य उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक रहेंगे। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत के 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज रियायती दर पर, जिसके अंदर की चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो उपलब्ध करवाया जा रहा है। शुरुआत हुई थी 1 करोड़ परिवारों से, अब 2.5 करोड़ परिवारों को यहाँ पर 35 किलोग्राम अनाज, इसके अंदर की अनाज में गेहूं और चावल दोनों हैं, जो कि 2 रुपए और 3 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मुहैया करवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यार 2 के बाद सीधा 4 डाल दिया, कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। संपदा, अब संपदा की फुल फॉर्म क्या पता, कई बार पूछ ले, पता होना चाहिए संपदा क्या है। SAMPADA, स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। एक 2 बार डेफिनेशन पढ़ लेना, याद हो जाएगी। संपदा, स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। शुरुआत कब हुई, 2017 में, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण किया गया। क्या नाम रखा गया, किसान संपदा योजना। पहले क्या नाम था, ओनली संपदा, बाद में रखा गया किसान संपदा योजना, और अब वर्तमान में इस योजना का नाम क्या रखा गया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY के नाम से ये बहुत फेमस है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। नाम से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। देख लीजिए यहाँ पर, मतलब खेत से तोड़ के उसके बाद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक सारी चीजें इस स्कीम के अंदर कवर की गई। और
उसके अलावा ये 2-3 परियोजनाएं हैं, ये भी आप याद रखिए, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। इकोनॉमी से अगर योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था से, तो वो सीधा ही योजना का नाम दे देता है और पूछता है कि यह निम्नलिखित में से किस वर्ष लाई गई, या फिर 4 योजनाएं दे देगा इस साइड, और इस साइड उनके जो है वर्ष आपको दिखाई दे, लिख के दे देगा, बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करो। तो आपको इनके बारे में, प्रारंभिक वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। और जिस तरह से ये डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो करंट अफेयर के अंदर योजनाएं रहती हैं, करंट अफेयर के अंदर, वो आपको करंट अफेयर सेक्शन में कवर करवा दी जाएंगी। तो उसके बारे में आपने चिंता नहीं करनी है, जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, और जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो स्टैटिक में आपको करवा दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, देख लीजिए। योजना का नाम दिया हुआ है और उसका प्रारंभ वर्ष, किस वर्ष वो शुरू हुई थी। तो पहली योजना कौन सी है यहाँ पर? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कि नरेगा बोलते हैं, 2006 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, और अब इसका नाम क्या लिखा गया है? मनरेगा। जिसके अंदर एक पॉइंट पूछा जाता है कि मनरेगा के अंदर कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाना जरूरी है। तो कम से कम 100 दिनों के लिए, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी सेंट्रल सरकार के द्वारा, तो कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाना जरूरी था। और अगर मान लो उसमें क्या होता है, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी कि हमें रोजगार चाहिए इस स्कीम के तहत, और आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं प्रोवाइड करवाया गया, मुहैया नहीं करवाया गया, तो क्या होगा? आपको जो है भत्ता दिया जाएगा, आपको आपके अकाउंट में पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे काम मिले चाहे ना मिले। ठीक है, लेकिन नरेगा के अंदर जनरली काम दे ही दिया जाता है। क्या काम दिया जाता है? सड़कें साफ करनी, कहीं पे खुदाई करवा देनी, खड्डे साफ करने। तो आपने देखा होगा नरेगा के अंदर, और अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि गांव में नरेगा में किस तरह से काम करवाया जाता है। दूसरी योजना देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, भारत निर्माण कार्यक्रम। तीसरी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं पूरी डिटेल में। नेक्स्ट, जन श्री बीमा योजना, जिसका जो है प्रारंभिक ईयर 2000 है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गांवों का उदय करना, तो कब शुरुआत हुई? 2000 में। अन्नपूर्ण योजना कब शुरुआत हुई? 2000 के अंदर। तो ये 4 स्कीम्स 2000 में एक साथ लॉन्च हुई है, अंत्योदय अन्न योजना, जनश्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अन्नपूर्ण योजना। तो याद रखना आसान है, 4 एक साथ लिखी हुई है। नेक्स्ट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, 1999 के अंदर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो भाई इसको ना एक A4 साइड शीट पे लिख के रख लो, और 3-4 बार पढ़ लेना, 3-4 बार पढ़ेंगे उससे याद हो जाएगी, अदरवाइज ये भूल जाओगे। नेक्स्ट देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरुआत हुई? 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पहले ये देखिए यहाँ पर ग्राम, और ये है बाद में शहरी, लेकिन इसमें है क्या, लिखी हुई उलट है, लेकिन पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी 1997 में, बाद में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ईयर्स में जो है सही से जो जोड़ो, तो पता होना चाहिए कि पहली स्कीम कौन सी आई, बाद में कौन सी आई। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल बन जाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर पूछ लेता है। आपको पता है बच्चे बहुत पढ़ के बैठे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि जब उनको कोई भी टीचर पढ़ा रहा था, वो ये नहीं बताता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको उनको टैकल करना है, कैसे उन क्वेश्चन को हल करना है, ये वो नहीं बताते। वो क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाया और पढ़ा के चले गए, सिर्फ लेक्चर डिलीवर किया। उनको नहीं मतलब है कि बच्चे को चीजें याद हो रही हैं, बच्चे को कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका ये है कि अगर आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको 100% बेनिफिट मिलना चाहिए। जो आपने मेरे लेक्चर से पढ़ लिया वो आपको याद रहे, जब भी एग्जाम आए आपको मेरी आवाज आपके कानों में हो कि ठीक है सर ने कुछ बताया था कि इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम उसी पैटर्न में पूछा गया है, और अब मैं इसका आंसर भी सही से दूंगा या दूंगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, रोजगार आश्वासन योजना 1993 के अंदर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में,
इंदिरा आवास योजना 1985, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। अब JRY 5 ईयर प्लान्स वाला लेक्चर, 5 ईयर प्लान्स, पीछे लेक्चर देखे ना आपने दो, तो उनमें बताया था कि जवाहर रोजगार योजना किस प्लान के तहत, किस 5 ईयर प्लान में ये जो लागू की गई थी। DWCRA, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको 1982 के अंदर, तो ये किस प्लान के तहत ये योजना लागू हुई थी। ट्राइसेम, TRYSEM 1979, किस 5 ईयर योजना के तहत ये लागू हुई थी। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, याद होगा। नहीं याद तो फिर याद क्यों नहीं है, रिवीजन नहीं किया आपने। अगर रिवीजन की होती तो याद रहता। अब क्या करना है आपने, अब जाकर रिवीजन करनी है, ठीक है। और करना क्या, ये जो सारी योजनाएं हैं इनको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। 1985 में जो योजनाएं आई हैं वो पहले लिख लो, 2000 में आई हैं वो बाद में लिख लो, 2016 के अंदर आई वो बाद में, 2017 के अंदर आई बाद। सारी योजनाएं एक साथ लिख के उनको मॉर्निंग में उठ के 1 या 2 बार पढ़ लिया करो, रात को सोने से पहले 1 या 2 बार पढ़ लिया करो। अगर आप 7 दिन तक लगातार ये कर लेते हैं, ऐसी कोई योजना है जो आपको याद नहीं होगी, ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको याद नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कि नरेगा कहा गया था उस समय, इसका शुभारंभ कहां से हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंदर से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। जिला नहीं पूछता, लेकिन आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है। 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में इसका जो है शुरुआत की गई थी। 2007-8 में इसका विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को जो है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में कर दिया गया, और एट प्रेजेंट ये सभी जगह ये लागू है योजना मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अधिनियम। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया, क्या रखा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। तो नाम किस वर्ष बदला गया, 2009 में। शुरुआत कब हुई, 2006 में। पैन इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे कब हुआ शुरुआत, 2008 में। आगे क्वेश्चन देखो, मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। अकुशल का मतलब उसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो कोई भी काम कर सकता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के किसी एक वयस्क सदस्य को, और कई बार परिवार में 2 या 3 लोगों को भी मिल जाता है रोजगार, लेकिन इसका लक्ष्य था कि एक जो है एक मतलब आदमी या औरत को काम जरूर प्रोवाइड किया जाए, और अगर काम है तो ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और न्यूनतम 100 दिन, पहले ही बता चुका हूं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो शुभारंभ है 20 मार्च 2015 को इसको मंजूरी प्रदान की, और 15 जुलाई 2015, तो आपको बस ये याद रखना है कि 2015 को इसकी शुरुआत हुई, इसकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप एक एक चीज नोट कर लेंगे या फिर ये बुक लेके आप लोग पढ़ लेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगी। इस योजना का कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। ये योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और उसके अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है इस योजना को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, यहां तक आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि लेक्चर थोड़ा फिर काफी योजनाएं हो गई है, उनके ईयर भी याद रखने हैं और उनसे संबंधित और इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखनी है। तो इतना आप आज याद कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है इससे आगे की योजनाएं करवाऊंगा, और फिर हम लेक्चर्स आगे आगे बढ़ते चलेंगे, फटाफट से इकोनॉमी को खत्म करके फिर दूसरे लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, फिर एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग जो हमें वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और तैयारी को जारी रखिए और रिवीजन जरूर करते रहिए बच्चों। जो पढ़ाता हूँ ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट ना आए। रिजल्ट के लिए आपको क्या है, रिवीजन करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस में काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ से पढ़ते हो, लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया करो। हमारे पास बाइलिंगुअल क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और उसके आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और वो मैंने फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप वो नोट कर सकते हैं। 9896160956 व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन बैंक के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, तो आपको वहां पर जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी। धन्यवाद।